सिवैयां प्यार से लाना टिफिन में, 10 मुलाकातें हमारी एक दिन में, और अब भी तुम्हारी तोड़ती जाती निरंतर क्या हुआ, बहुत दिन से नहीं आए घर तो अनवर क्या हुआ। तो जैसे एक डायलॉग में बता रहा हूँ कि चुनाव का समय है और लोग नारे लगा रहे हैं कि जीतेंगे तो रंग चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा। तो ये जो दौर है इसमें जितना लोग कर रहे हैं, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास उनको याद नहीं करेगा। कमाल की बात है कि सेंसर बोर्ड जब आपकी फिल्म देखती है, सर्टिफिकेशन बोर्ड के सदस्य जब आपकी फिल्म देखते हैं, एक तो मुझे आपत्ति इस बात से है कि उसमें ऐसे लोग होते हैं जिनका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। हरी घास देख करके जो है वो लपक पड़ते हैं। हमारे बहुत दोस्त, अच्छे दोस्त जो लेफ्ट थे, आज पूरी तरह से राइट हो गए सिनेमा के अंदर। विवेक अग्निहोत्री को देख रहे हैं ना, कश्मीर फाइल से लेकर तमाम तरह की फाइल बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी फिल्म कर रहे हैं वो विवेक अग्निहोत्री। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। स्वागत है आप सबका डीवी लाइव की इस खास पेशकश में। इन दिनों एजेंडा फिल्मों का दौरा चल रहा है। पिछले कई सालों से लगातार ऐसी फिल्में आ रही हैं जो किसी खास मकसद से बनाई जा रही, जिनका अपना एक एजेंडा है। या तो इतिहास को विकृत करने की कोशिश है, या धार्मिक सांप्रदायिक कोण से किसी एक वर्ग के खिलाफ फिल्में बन रही हैं। ऐसे कठिन दौर में एक ऐसे निर्देशक हैं जो सकारात्मक फिल्म लेकर आ रहे हैं। नाम है अविनाश दास। पत्रकार रहे, जाने माने पत्रकार हैं, और अब सिनेमा के लिए वे पूरी तरह से समर्पित हैं। अनारकली ऑफ आरा नाम की चर्चित फिल्म को डायरेक्ट कर चुके अविनाश दास हमारे साथ हैं, और उनकी फिल्म आ रही है इन गलियों में। तो उनके साथ बातचीत करते करते उनकी इस फिल्म के बहाने से सिनेमा और सिनेमा की दुनिया में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह की एजेंडा फिल्में बन रही हैं, बाकी और बॉलीवुड की क्या दशा और दिशा है, उस पर बात करेंगे। स्वागत है विनाश जी आपका डीवी लाइव पर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो रोज डीवी लाइव सुनता हूँ, शाम वाला प्रोग्राम तो जरूर सुनता हूँ, 7 बजे वाला इंतजार। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहली बार मैं अविनाश भाई सब साथ यहाँ पे। जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी फिल्म 14 मार्च को हम सबके सामने आ रही है और उसका ट्रेलर रिलीज हो गया। हमने ट्रेलर देखा तो समझ में आया कि फिल्म एक अलग तरीके से, अलग तौर से बनाई गई है। उसमें कुछ खास मकसद दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की कॉमेडी भी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ में गंभीर पैगाम भी उसमें सुनाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपकी फिल्म से बात शुरू करेंगे कि इन गलियों में इसका पूरा प्लॉट क्या है, मूल इसकी धारा क्या है, और इसमें बाकी और कौन कौन आपके साथ। जी अविनाश जी। देखिए सर, हिंदी के बहुत शानदार एक कवि हुए, कथाकार हुए, वसु मालवीय, जो बहुत कम उम्र में गुजर गए। इलाहाबाद के रहने वाले थे। उनके जो पिता थे उमाकांत मालवीय, वो हिंदी नवगीत के एक तरह से बड़े स्तंभ थे। जी। तो वसु मालवीय जी की एक कविता है, एक गीत है जो बहुत मुझे पसंद रहा है। पहली बार ये गीत उनके बड़े भाई यश मालवीय ने मुझे सुनाया था कि बहुत दिन से नहीं आए घर, कहो अनवर क्या हुआ। क्या मुझे लगता है कि दिसंबर 1992 के बाद ये कविता उन्होंने लिखी होगी कि वो सिवैयां प्यार से लाना टिफिन में, 10 मुलाकातें हमारी एक दिन में, और अब भी तुम्हारी तोड़ती जाती निरंतर क्या हुआ, बहुत दिन से नहीं आए घर, वो अनवर क्या हुआ। और एक और उस कविता की लाइन है कि टूटने को बहुत कुछ टूटा, बचा क्या, छा गई है देश के ऊपर अयोध्या, धर्म ग्रंथों से निकलकर हो गए तलवार अक्षर, क्या हुआ, बहुत दिन से नहीं आए घर, कहो क्या हुआ। तो हमारी जो फिल्म है इन गलियों में, इसी गीत की छाया में बनाई गई फिल्म है। और ये फिल्म जो है वो वसु मालवीय के सुपुत्र जो हैं पुनर्वसु, जो कि अभी बहुत ही शानदार नौजवान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई में। उन्होंने लिखी है ये पटकथा, जिसपे हम लोगों ने फिल्म बनाई है। और ये फिल्म सैकड़ों सालों से एक साथ रह रहे
लोगों के प्यार के बीच जो आजकल की राजनीति, आजकल जिस किस्म से जहर डाला जा रहा है, वो कैसे दरार डालने में लगे हुए हैं, ये है पूरी कहानी। और इसमें हमारे ज़माने की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, भाग्यश्री जी, मैंने प्यार जी। किया होगा, हाँ तो हाँ उनकी जी। बेटी की पहली फिल्म है ये, अवंतिका की पहली फिल्म। अरे वाह, और बहुत अच्छा। नसीरुद्दीन शाह का बेटा विवान शाह है इसमें, जावेद जाफरी हैं, और सुशांत सिंह जैसे एक्टर हैं, तो ये सब लोग हैं इस फिल्म में। और सुंदर संगीतमय फिल्म है ये, पारिवारिक चित्र में जी। जिसको एक जमाने में कहा जाता था। लेकिन अविनाश भाई, इस समय खास तौर से घृणा के दौर में आप प्रेम कविता सुनाने चले हैं। कुछ साल पहले रायपुर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसका शीर्षक ही ये था, घृणा के समय में प्रेम। मैं भी उसमें एक वक्ता के रूप में था। यश मालवीय थे, उन्होंने भी अपनी कविताएं सुनाई। ऐसी फिल्म बनाने के बाद इसे पास कराने में परेशानियां तो आई होंगी बहुत आसानी से। तो इस वक्त जो लोग सत्ता में है, जिस तरह का सेंसर बोर्ड है, फिल्म प्रमाणन के लिए आपको सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी बहुत तो बहुबाधाएं आई होंगी। आप बताना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, कहीं कोई रोक नहीं, टोक, कहीं कोई काट छाट फिल्म को लेकर? सर थोड़ी नहीं, बहुत बहुत बाधाएं आई। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ प्रोड्यूसर विनोद यादव को। आगरा के रहने वाले जी। एक सज्जन फिल्म बनाना चाहते थे, और अपने बैनर तले पहली ही फिल्म उन्होंने यह बनाने की सोची। तो एक तो बहुत बड़ा साहस का काम उन्होंने किया। दूसरा, जब हम लोगों ने फिल्म बनाई, और फिल्म बनाने के बाद क्या है हिंदुस्तान में कि आपको सेंसर बोर्ड को सबमिट करना। बिल्कुल। दरअसल वो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, लेकिन वो सेंसर बोर्ड की तरह काम करता है। उसका, उसके नाम में सेंसर नहीं है, टेक्निकल नाम। नहीं है। लेकिन होता क्या बिल्कुल। है कि जब हमने वो सेंसर बोर्ड को फिल्म दी अपनी, तो उसकी जो प्राइमरी स्क्रीनिंग कमेटी है, उन्होंने फिल्म पर कोई भी फैसला लेने से मना कर दिया। आमतौर पे होता ओ, क्या है कि क्यों फिल्म नहीं पास कर रहे हैं, इस फिल्म में क्या है नहीं है। उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और हमने कहा कि आप रिवाइजिंग कमेटी में जाइए। फिर रिवाइजिंग कमेटी ने 2-3 महीने का वक्त लिया। 2-3 महीने के बाद रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म देखी। अब उन्होंने फिर मुझे बुलाया फिल्म देखने के बाद, और कहा कि हम इसको यूए सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन इसमें से 25-30 कट उन्होंने, अगर वो ओ, कट में कर देता फिल्म में, तो वो फिल्म बचती ही नहीं। उस फिल्म को दिखाने का कोई मतलब नहीं होता ऑडियंस को। तो जी। हमने प्रोड्यूसर से बोला, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का फोटे होता है, उनका साहस होता है कि भाई वो आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो लड़ना चाहता था, मैं तो लड़ता भी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं अविनाश जी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट में जनवरी के पहले हफ्ते में फिल्म देखी, और कहा सेंसर बोर्ड के वकील से कि आपने फिल्म देखी है क्या? वकील ने कहा कि हमने फिल्म नहीं देखी है। तो कोर्ट ने कहा कि आप फिल्म देख के आइए। फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते में वकील ने बहुत सारी आपत्तियां अपनी तरफ से कही कि इसमें बहुत, इस फिल्म में निर्देशक ने बहुत सारा गुनाह किया है, बहुत सारे ऐसे ओ, डायलॉग रखे हैं जिसकी कोई मतलब वजह नहीं है। तो जैसे एक डायलॉग मैं बता रहा हूँ कि चुनाव का समय है, और लोग नारे लगा रहे हैं कि जीतेंगे तो रंग चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा। तो ये सब डायलॉग जो हैं वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कोई सचमुच का चुनाव थोड़ी हो रहा है, सच ये तो फिक्शनल न चुनाव सचमुच है। पे बम चल रहे हैं। हाँ, सिनेमा के भीतर थोड़ी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन जैसी बात आप कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अब हम भी फिल्म देखेंगे, और कोर्ट ने फिल्म देखी जनवरी के आखिरी हफ्ते में। और 25 में से 2 बड़े मामूली कट, है ना, वो भी 2 शब्द को उन्होंने कहा कि चलो इसको हटा दो, बहुत मुलायमियत के साथ कोर्ट ने कहा। तो हमने कहा कि चलो इसको हटा देते हैं, और हमारी फिल्म वैसी की वैसी जो है वो लोगों के सामने आ रही है। तो ये सेंसर बोर्ड तो नहीं वो चाहता था कि जी। हमारी फिल्म आए। जी। पर आगे बताना चाहेंगे आप, वो कौन से शब्द थे जिसको लेकर सेंसर बोर्ड, जो कि सेंसर बोर्ड नहीं है पर काम सेंसर बोर्ड की तरह ही करता है, कैंची लिए बैठा रहता है, वो कौन से 2 शब्द थे जिन पर कैंची चला दी गई?
कमाल की बात है कि सेंसर बोर्ड जब आपकी फिल्म देखती है, सर्टिफिकेशन बोर्ड के सदस्य जब आपकी फिल्म देखते हैं, एक तो मुझे आपत्ति इस बात से है कि उसमें ऐसे लोग होते हैं जिनका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं होता। तो बहरहाल वो अलग बहस का विषय है, कभी किसी समय में हम लोग इस पर बात कर लेंगे। तो जब फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, तो एक नारा था हमारी फिल्म में जो फ्रिंज एलिमेंट लगाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब सब जानते थे कि ये नारा पहली बार किसने दिया, तो उसने कहा कि भाई इसको हटा दीजिए। तो हमने सुनी उनकी बात, हमने कहा कि भाई हम कुछ बहस कर सकते हैं क्या आपसे इस मुद्दे पे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बहस नहीं कर रहे हैं, आपको ये हटाना होगा सीधे। हटा दीजिए। तो बहस नहीं, हाँ सीधे वो कहते हैं कि इसको हटाओ। फिर एक जगह हमारी फिल्म में एक भंगा है जो दरअसल थोड़ा सा पागल किस्म का आदमी है, और आप जानते हैं कि इस जमाने में पागल ही सच बोल सकता है, तो बार बार भारत को खोजने की बात करता है हमारी फिल्म में। तो उस एक जगह वो नारा देता है, मतलब ऐसे ही बोलता है डायलॉग के रूप में कि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी नागपुर है। तो ये उस सर्टिफिकेशन बोर्ड के मेंबर्स ने कहा कि भाई ये नागपुर यहां से हटा दीजिए। फिर एक सुशांत सिंह का किरदार है जो एक जगह बोलता है कि आजकल हर चाय वाले में एटीट्यूड आ गया, तो अब इसको हटाने की बात थी, है ना, कि भाई नहीं नहीं। हमने कहा कि इससे क्या प्रॉब्लम है, तो बोर्ड के मेंबरान ने बोला कि आपको भी पता है आप किस पर क्या प्रॉब्लम है चाय वाले के एटीट्यूड से। तो मैंने कहा कि यार अगर हमको पता है या आपको भी पता है किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करना असंवैधानिक है? क्या अपने प्रधानमंत्री को लेकर के व्यंग्य करना असंवैधानिक है? उन्होंने कहा नहीं, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, आपको हटाना पड़ेगा, काट दीजिए। तो हाल इस तरह की इतनी चीजें हैं ना, वो आप मैंने मतलब बहुत सोच समझ के मैंने ना केसरिया रंग का यूज किया फिल्म में, ना हरा रंग का यूज किया, ऐसे किसी भी रंग का यूज नहीं किया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने कहा कि ये सारे झंडे आप रिमूव कर दीजिए, है ना, आप एक खास समुदाय को इसमें विलन बनाने की कोशिश कर। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप अगर फिल्म आपने देखी है, दोनों समुदाय में अच्छे बुरे लोग हैं, हम अच्छे बुरे लोगों की तहकीकात कर रहे हैं, ना कि समुदाय को उनकी शनाख्त कर रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि अविनाश जी की फिल्म में से जो चीजें हटाने के लिए कहा गया उनका संदर्भ क्या है। जैसे गोली मारो वाला जो नारा है वो हम सब जानते हैं, उस वक्त केंद्र में मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने दिल्ली में ये नारा दिया था। उसके बाद अदालत में मामला गया था, अदालत ने कह दिया उन्होंने तो मुस्कुरा के कहा था, इसलिए कोई मुकदमा नहीं चला। तो जो चीज मुस्कुरा कर कही गई हो, मुस्कुरा कर कही गई हो, वो सिनेमा में भी हो सकती थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसे काट दिया। दूसरी बात, जैसे रंगों की बात कही आपने, या दिल्ली की राजधानी लखनऊ नागपुर है, हम सब जानते हैं नागपुर किस विचारधारा का मुख्यालय है वहां पर, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे उसे किस रूप में लेते हैं, पर सेंसर बोर्ड की मनमर्जी, काटना पड़ा। और आखिरी बात जो आपने कही कि आपने रंग भी वैसे नहीं रखे, भगवा रंग नहीं रखा। ताजा घटना है परसों की इंदौर की। इंदौर के एक मॉल में, एक रेस्टोरेंट में टिश्यू पेपर जो हम खाना खाने के बाद हाथ पहुंचते हैं, वो भगवा रंग का था। करणी सेना ने वहां जाकर उत्पात किया, रेस्टोरेंट को माफी मांगना पड़ी। वो वीडियो कल से अविनाश भाई वायरल है, आप जरूर देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ ये याद दिलाना चाहता हूं कि 50 साल पहले जॉनी मेरा नाम फिल्म आई थी, उसमें प्रेमनाथ के सामने जो नृत्य करने वाली थी, शायद पद्मा खन्ना थी, मैं नाम अगर सही हूं, वो जो कैमरे कर रही थी उसमें भगवा रंग की बिकनी उन्होंने पहनी थी, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। और उसके बाद अब दीपिका पादुकोण के अंतः वस्त्रों से लेकर रेस्टोरेंट में टिश्यू पेपर के रंग पर भी ऐतराज हो रहा है। इसलिए आपने ठीक किया, ये एहतियात बरती, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि आपकी फिल्म लोगों तक पहुंचे। फिर भी इस कठिन समय में आपने ऐसा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम देने वाली और अच्छे और बुरे लोगों की शिनाख्त करने वाली फिल्म बनाई। 14 तारीख को आपकी फिल्म आ जाएगी हम सबके सामने, फिर एक बार फिर उसकी समीक्षा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने उस तरह की एजेंडा फिल्म बनाने का क्यों नहीं सोचा जैसी पिछले 10 सालों में बन रही? और वो जो फिल्में बन रही हैं उनका क्या हश्र हो रहा है? एक दो फिल्मों को दे छोड़ दें, बाकी तो दर्शक खारिज कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये दर्शक की परीक्षा ले रहे हैं फिल्म बनाने वाले? दर्शक को क्या वे मूर्ख समझते हैं कि वे नफरत परोस देंगे और दर्शक देख लेगा?
इन एजेंडा फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए सर, मतलब मैं अभी इसमें बात करता हूँ, लेकिन इस जो आप बात कर रहे थे इससे पहले जॉनी मेरा नाम के संदर्भ में मुझे तो लगता है कि अगर आज राज कपूर राम तेरी गंगा नदी बनाना चाहते तो बना ही नहीं सकते। बिल्कुल हाँ, नहीं बना पाता। विरोध उनका इस नाम पे होता। तो बहरहाल देखिए, होता क्या है ना कि वो जानते हैं सिनेमा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, मीडिया का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो हर तरह की चीजों को हथियाने में साम दाम दंड भेद का उपयोग वो करते हैं। बिल्कुल मतलब मुझे तो ताज्जुब है कि आपके चैनल को कैसे सरवाइव करने दे रहे हैं वो लोग। तो बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो एक तरह से घुटन में जी रहे हैं। आपको एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर का नाम मैं बताता हूँ, दिवाकर बनर्जी, है ना, जिन्होंने शंघाई जैसी फिल्म बनाई। जी, अब उन्होंने एक फिल्म बनाई कश्मीर पे, और वो फिल्म एक बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कमीशन की थी। वो फिल्म बना दी गई, उसका रिलीज डेट आ गया, और फाइनली ओटीटी पीछे हट गया। को जो है उस फिल्म को जो है वो मतलब रद्दी की टोकरी में उसने फेंक डब्बे में चलो, इतनी मेहनत, डब्बे में चलो। इतना ज्यादा पैसा, बिल्कुल वो मना कर दिया उस फिल्म को रिलीज करने से, उस फिल्म करने से। अब एक डायरेक्टर एक फिल्म बनाने में 3-4 साल लगाता है, और उस फिल्म का अगर कुछ नहीं होता तो सारे लोग डरे हुए, और डायरेक्ट नहीं होता सर। जो है वो पूंजी के हाथ में। सिनेमा एक ऐसी विधा है जिसमें पैसे लगते हैं, तो पैसे लगते हैं। मैं अपना उदाहरण हूं, पिछली सरकार में, हालांकि सरकार मुझे बुलाया गया दिल्ली, मुझे ये ऑफर किया गया कि पिछली 26 जनवरी तक आपको एक फिल्म बनानी है कश्मीर पे। 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा कैसे बदल गई है, कितना अच्छा हो गया है सब कुछ। और मेरे सामने उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मुझे एनएफडीसी के साथ मीटिंग करवाई गई। एनएफडीसी ने कहा कि 10 करोड़ हम दे देंगे, बाकी आप ला करके फिल्म बनाइए। बना और ली। बड़ी आसानी से 5-6 करोड़ में वो फिल्म बना करके मैं 5-6-7 करोड़ रुपए आसानी से रख सकता था। मैंने कहा कि मैं वापस मुंबई लौट करके आपको बता, और मैं लौटा। फिर मुझे लगा कि अगर मैं वो फिल्म बना लूंगा तो डॉक्टर राकेश पाठक की आंखों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसे बहुत क्या सारे जो डॉक्टर साहब हैं, आपके जैसे लोग, जिनके साथ हमारा उठना बैठना खाना है, मुझे लगा कि यही नहीं नहीं मैं ये काम कभी कर नहीं सकता हूँ, नहीं और कर। मैंने उनको मना। लेकिन बहुत सारे लोग आसानी से हरी घास देख करके जो है वो लपक पड़ते हैं। हमारे बहुत दोस्त, अच्छे दोस्त जो लेफ्ट थे, आज पूरी तरह से राइट हो गए सिनेमा के अंदर। लेकिन बिल्कुल उनको जो है उनको याद रखना चाहिए कि हिटलर और उनकी राजनीति का प्रचार करने के लिए उस समय एक ऐसी फिल्में मैं बनती, मानता हूँ लेनी रिपेंस्टाल, गोएबल्स। है ना। हाँ, गोबल्स बहुत सारे फंडिंग करते थे। लेनी रिपेंस्टाल जी। उस समय, जैसे आज विवेक अग्निहोत्री को देख रहे हैं ना, कश्मीर फाइल से लेकर के तमाम तरह की फाइल बना रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं वो, विवेक अग्निहोत्री। एक जमाने में उन्होंने ठीक ठाक फिल्में बनाई, लेकिन इस दौर में पता नहीं लोगों को क्या हो गया। तो मुझे याद आता है रेनी का एक बहुत अच्छा कोट है, जब वो अपनी फिल्मों को प्रोपेगेंडा कहे जाने पर वो उन्होंने कहा था कि आई जस्ट वांट टू मेक ब्यूटीफुल फिल्म, वेदर टू मेक ब्यूटीफुल फिल्म्स, वेदर दे आर कंसिडर्ड प्रोपेगेंडा और नॉट, है ना। कि मैं एक खूबसूरत फिल्म बनाता हूं, आप उसे प्रोपेगेंडा कहें चाहे नहीं कहें। लेकिन हिटलर बिल्कुल जब का जमाना चला गया तो उसको जितनी मुश्किलों का सामना दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उनका बाइकआउट कर दिया। तो ये जो दौर है बिल्कुल ठीक। इसमें जितना लोग चल रहे हैं, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास उनको याद नहीं करेगा। और बहुत कम लोग इतिहास की में अपनी जगह को सुरक्षित करना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि हमारा जो अभी जीवन है
वो अच्छा जीवन बीते, उसके लिए हमको विचारधारा से समझौता भले ही करना पड़ जाए। तो ये मसला है सर। ठीक बात है अविनाश। देखिए जितनी भी एजेंडा फिल्में पिछले दिनों बनी है, एक दो को छोड़कर ज्यादातर तो फ्लॉप हुई हैं। वो 72 हूरे हो, हम दो हमारे 12 हो, पता नहीं कितनी फिल्में ऐसी बनी हैं जो 72 हूरे हैं तो 72 लाख रुपए नहीं कमा पाई। हम दो हमारे 12 12 लाख रुपए नहीं कमा पाई, 12 दिन उसके जो सिनेमा घरों में नहीं चली। 72 हूरे के जी जो डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी और उन्होंने फिल्म बहुत अच्छी बनाई थी, शायद उसका नाम लाहौर था। वो बॉक्सिंग पे वो फिल्म थी, नेशनल अवार्ड मिला था उनको। बड़े अच्छे किस्सा गो हैं, मतलब सिनेमा की दुनिया के बहुत सारे किस्से उन्होंने सुनाए। 72 हूरे बनाने में उन्होंने 5-6 साल लगाए। और आप सोचिए कि उस फिल्म का क्या हासिल हुआ। तो 72 ये लाख रुपए पब्लिक है, नहीं कमा पाई थी वो फिल्म। जी, पब्लिक है, हाँ सब जानती पब्लिक है। है। जी, तो प्रोपेगेंडा फिल्मों से जो समाज को नुकसान हो रहा है वो हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। अभी जो ताजा फिल्म आई है छावा, उसको लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, वो सरकारें इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री करती हैं, इसके बावजूद फिल्में नहीं चल रही। कंगना रनौत की फिल्म नहीं चली इमरजेंसी, तमाम राज्यों में टैक्स फ्री की गई। खुद प्रधानमंत्री बैठने देखने के लिए बैठे, उनका पूरा मंत्रिमंडल गया। तो ये दर्शकों की परिपक्वता की भी निशानी है। सिनेमा देखने वाला जानता है कि वो नफरत लेने नहीं जा रहा थिएटर के भीतर। वो अविनाश दास की फिल्म देखने जाएगा तो भाईचारे का पैगाम लेकर आएगा। आपकी फिल्म पर आखिरी में सवाल करेंगे, चलते चलते एक सवाल ये भी है कि सिनेमा जगत को लेकर, बॉलीवुड को लेकर एक विवाद अक्सर खड़ा होता है नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी बात कहना चाहिए उसे। और हमेशा से चला आ रहा है, पृथ्वीराज कपूर के समय से और आज भी है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कोई अभिनेता या अभिनेत्री सिनेमा में सफल हो सकता है कि वो किसी परिवार से आता है, या वो अपनी प्रतिभा के दम पर ही चल पाता है? जी नहीं, मुझे लगता है कि इस सवाल को थोड़ा इस तरीके से भी देखना चाहिए कि सिनेमा अंततः जनता की बदौलत, लोगों की बदौलत सफल बिल्कुल। होता है या नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी अभिनेता, अगर उनके माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, वो फिल्मों में आते हैं, तो पहली बार तो जरूर उनको इस तरह की सहूलियत होती है कि चूंकि उनके माँ बाप है, इस वजह से उनकी उनको वजह जो से है वो ठीक। लेकिन फाइनली वो कंटिन्यू तभी कर पाएंगे जब उनमें प्रतिभा होगी। बहुत सारे लोगों का उदाहरण है, कुमार गौरव से लेकर के आप कुमार गौरव से लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो आए फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की नेपो सहूलियतों के साथ, लेकिन वो चल नहीं पाए और जनता ने उनको खारिज कर दिया। तो अंततः प्रतिभा बिल्कुल। ही वो चीज है जिसकी वजह से आप अपनी जगह बनाते हैं। चलिए बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सड़कों से फिर इन गलियों में लौटते हैं। इन गलियों में किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और कोई खास संदेश और देना चाहें अपनी फिल्म के जरिए। जी सर क्या है कि इन गलियों में अभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही है, थिएटर में रिलीज हो रही है। और मेरी पहली फिल्म थी अनारकली ऑफ आरा, जो थिएटर में रिलीज हुई थी। उसके बाद मैंने 3 फिल्में की, 2 वेब सीरीज की, वो सब ओटीटी पे आई। तो अनारकली ऑफ जी आरा के बाद ये मेरी दूसरी फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हो रही है। बीच में थिएटर में। कोविड के दौर की वजह से बहुत सारा गड़बड़ हुआ। और ये फिल्म दरअसल, मतलब बहुत सिंपल इसका टैगलाइन है कि नफरत को जी केवल मोहब्बत ही मिटा सकती है, नफरत को केवल मोहब्बत ही हरा सकती है। और जैसे जावेद साहब हमारी फिल्म में एक डायलॉग बोलते हैं कि ये देश प्रणाम सत श्री अकाल सलाम से चलेगा, इंतकाम से नहीं चलेगा। इंतकाम से। तो यही बहुत अच्छा है। तो अविनाश दास की ये फिल्म इन गलियों में ये पैगाम लेकर आ रही है कि ये देश इंतकाम से नहीं चलेगा, सलाम प्रणाम से चलेगा। देखते हैं उनकी फिल्म 14 मार्च को हम सब देखेंगे, और उसके बाद दर्शकों के हवाले होती है ये फिल्म। और अगली फिल्म के लिए शुभकामना देते हैं, ये फिल्म कामयाब हो। हमसे बातचीत की, डीवी लाइव से बातचीत की, अविनाश जी आपने बहुत बहुत शुक्रिया।